आज जिस विषय पर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और पिछले शीतकालीन सत्र में एक विधेयक के रूप में पारित हुआ है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और मेरा सौभाग्य है कि एक सांसद के रूप में इसमें मुझे साक्षी बनने का भी सौभाग्य मिला और अपने विचार रखने का भी सौभाग्य मिला लोकसभा में। इससे पहले कि मैं अपने विषय पे बात करूं, मैं थोड़ा सा इस विधेयक की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों इसमें थोड़े बदलाव लाए गए और क्यों इसकी आवश्यकता थी। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो देश है भारत, ये ग्रामीण प्रधान देश है। 75% जनसंख्या इस देश की गांव में रहती है और 25% जनसंख्या केवल शहरों में है। और जब ये पूर्ववर्ती सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तो जब बजट एलोकेशन होता था तो इसका उल्टा होता था। जहां 75% जनसंख्या थी वहां 25% बजट जाता था और जहां 25% जनसंख्या थी वहां 75% बजट जाता था। और जब हमारी सरकारें आई, जब अटल जी के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो हमने बजट का शीर्षासन करवाया। ग्रामीण क्षेत्र जहां 75% जनमानस रहता है वहां हमने 75% बजट की एलोकेशन की। और उसी अनुपात में शहरों में जितनी जनता रहती थी उसके हिसाब से किया। और उस समय के जो काम थे उनके विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आज जो मेरा विषय है उसका मैं पृष्ठभूमि आपको इसलिए दे रहा था क्यों इस अधिनियम में, विधेयक में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि जब विधेयक ये लाया गया लोकसभा में, उस समय जो हमारे कांग्रेस के मित्र थे, लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए 7 घंटे का समय तय किया था। सभी दलों को उनकी संख्या के अनुपात से लोकसभा अध्यक्ष समय अलॉट करते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र जो इंडिया अलायंस था, उन्होंने कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसमें 7 घंटे का समय अनफ नहीं है। तो उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप चर्चा में तो आइए, यदि चर्चा सार्थक रहेगी तो समय का कोई सीमा नहीं रहेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद यह पहला ऐसा विधेयक था जिस पे रात के 2:30 बजे तक चर्चा चली और करीब करीब जो समय था वो 18-19 घंटे दिया गया। बड़ी सार्थक चर्चा हुई। लेकिन जब, और मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, हमारे कृषि मंत्री महोदय जब उन्होंने ये विषय रखा लोकसभा में, उसके बाद 2:30 बजे तक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी सुबह से लेकर 2:30 बजे तक सदन में बैठे रहे। सभी सदस्य, चाहे वो पक्ष के सदस्य थे चाहे वो विपक्ष के सदस्य थे, सबकी बात को सुना, सबकी बात को नोट किया। और उसके बाद अगले दिन सुबह जब मंत्री महोदय ने जवाब देना था, तो हमारे विपक्ष के जो मित्र थे, इंडिया अलायंस के मित्र थे, श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इतना भयंकर शोर मचा पूरे सदन में, इतना भयंकर शोर मचा, आप भी इसके साक्षी रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो केवल विषयों को विषयांतर करना चाहते हैं और एक एक विषय का जवाब दिया उन्होंने 2 घंटे उस शोर में दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो विपक्षी मित्र है,
वो आखिर चाहते क्या हैं? जो जो विषय उन्होंने उठाए सदन में 18 घंटे तक एक एक विषय का जवाब दिया कृषि मंत्री महोदय ने, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे। तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो विपक्ष है, चाहे वो केंद्र का इंडिया अलायंस है, चाहे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो तो सत्ता में है, श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में वो तो सत्ता में है, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि सत्ताधारी दल रिज पर अनशन कर रहा है। अब मेरी समझ से बाहर है क्यों अनशन कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है। महात्मा गांधी जी तो हमारे दिल में बसते हैं, और इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। कांग्रेस की सरकार ने 32 वर्षों तक निष्कंटक राज किया, निष्कंटक राज किया उन्होंने, लेकिन महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई। जब केंद्र में और हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, तब महात्मा गांधी जी का नाम लेना शुरू किया हम लोगों ने। और उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अंत्योदय। ये महात्मा गांधी जी का बड़ा प्यारा शब्द था, जो विकास की दृष्टि से सबसे अंत में खड़ा है, उसका विकास करना, अंत्योदय। मैं आपसे भी यह प्रश्न कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने से पहले क्या किसी को पता था कि अंत्योदय क्या नाम है? अंत्योदय किसको कहते हैं? शांता कुमार जी जब पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अंत्योदय योजना लेकर आए थे। वो किसको श्रद्धांजलि थी? महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि थी। केंद्र में हमारी सरकार बनी, शांता कुमार जी खाद्य मंत्री बने, अंत्योदय अन्न योजना लेकर आए। वो किसको श्रद्धांजलि थी? महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, क्यों ऐसी योजना नहीं लेकर आए? और आज हाय तौबा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है। तो मेरा एक पहला प्रश्न ये है अपने विपक्षी मित्रों से कि जब आप इस योजना को लेकर आए थे, 3-3 बार तो आपने नाम बदला उसका। क्या किसी ने आपसे प्रश्न किया? 3-3 बार नाम बदला। आपने कहा जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद आपने इसका नाम बदल दिया, रोजगार गारंटी योजना कर दिया। उसके बाद फिर आपने इसका नाम बदला, आपने इसका नाम नरेगा रख दिया, और चौथी बार फिर आपने इसका नाम बदला, उसका नाम मनरेगा रख दिया। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि कोई भी योजना जब जब कोई सरकार लेकर आती है, समय और काल के मुताबिक उस योजना में परिवर्तन होते हैं। यह लाजमी भी है और जरूरी भी है। तो यदि केंद्र में हम इस बार इस योजना को थोड़ा बदल कर लाए हैं, पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में हाय तौबा मचा दी। कह रहे हैं हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अब किस लिए वो सड़कों पे उतरेंगे, ये प्रश्न मैं आज आपके माध्यम से इनसे करूंगा। अब इस योजना को लाने का कारण क्या था? मैं गाड़ी में बैठे बैठे कुछ पॉइंट्स देख रहा था, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। भारत कृषि प्रधान देश है। अब हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ग्रामीण रोजगार सबसे अधिक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अब उसमें राहत देकर आप इस योजना में ना तो स्थिरता ला सकते हैं, ना उसमें उत्पादकता ला सकते हैं, ना ही उसमें कुछ नयापन कर सकते हैं। इस विषय में चिंता की केंद्र की सरकार ने। अब जो यूपीए के समय की मनरेगा जो थी, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मनरेगा में केवल राहत आधारित मॉडल था, उसमें और कोई नई योजनाएं नहीं थी। राहत आधारित मॉडल को बढ़ावा दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार, कुशासन और बैड एसेट्स क्रिएट हुए।
ये मैं मनरेगा की बात कर रहा हूं जो यूपीए की सरकार लेकर आई थी। अब ये जो सारा सिस्टम था, ये जो संरचना थी, इसकी विफलता को पहचानते हुए एनडीए सरकार ने मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार की को नई परिभाषा देते हुए बीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू किया। अब ये क्या एक्ट है, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहता हूं आपसे वो ये है, एक तो सरकारी जो खर्च है, बीबीजी रामजी जो योजना में जो सरकारी खर्च है उसमें कौशल सृजन होगा, नंबर 1। नंबर 2, फिक्स्ड एसेट्स बनेंगे और जो स्थानीय उद्यम है उनको बढ़ावा मिलेगा। अब इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक लक्ष्य रखा है हम सबके उसके ऊपर कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और जो कृषि प्रधान इकोनॉमी है उसमें ग्रामीण रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए ये जो योजना है, ये जो बीबीजी रामजी योजना लेकर आए, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। इसलिए इस योजना में थोड़ा सा बदलाव लाने की जो कोशिश की गई है और जो विधेयक लाया गया है वो बहुत बहुत अधिक आवश्यक था, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और फाइनेंशियली 1,51,000 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा। 1,51,000 करोड़, ये जो नई योजना आ रही है। अब इस नई योजना में क्या क्या नया लेकर आए हैं? पहले आप क्या करते थे? 100 दिन का रोजगार, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था। अब उस 100 दिन के रोजगार में भी प्रैक्टिकली आज आप देखें तो 51 दिन का रोजगार मिलता था, ओनली 51 डेज। ये जो नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो नई आया है, नया विधेयक हम लेकर आए हैं, एक्ट 2025 जो लेकर आए हैं, इसमें पूरा 125 दिन का किया गया है। पहले 100 दिन था, अब 125 दिन का किया गया। 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और ये जो अधिनियम है इसमें ऐसे प्रावधान है, इन प्रावधानों के मुताबिक 125 के 125 दिन ही रोजगार मिलेगा। और इसमें एक और प्रावधान किया गया है, यदि जो इसके लिए एलिजिबल है, जिसने अप्लाई किया है इस रोजगार गारंटी योजना के लिए, यदि सरकार उसको रोजगार विद इन दैट स्टिपुलेटेड पीरियड नहीं दे पाती है तो उसको रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, जो पहले नहीं था। क्या इसका विरोध कर रही है कांग्रेस? क्या इसका विरोध इंडिया अलायंस कर रहा है कि 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया? इसका हम विरोध करते हैं। यदि विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड हम रोजगार नहीं दे पाते हैं तो सरकार ने यह प्रावधान कर दिया, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, कि हम उसको रोजगार भत्ता देंगे। क्या वो इसका विरोध करने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से इंडिया अलायंस से भी और हिमाचल प्रदेश की आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से भी। नंबर 2, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया। 125 के 125 दिन रोजगार दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया। और यदि नहीं दिया जाएगा तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया। ये एक नया विधेयक में ये नई एडिशन है। नंबर 2, हमारा जो पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, जब फसल की कटाई का समय होता है, उस समय
हमें मजदूर नहीं मिलते, सबसे बड़ी समस्या होती है। इसका प्रावधान किया गया इसमें, बीबीजी रामजी एक्ट में इसका प्रावधान किया गया। एक्सट्रीम जो डेज हैं वो 60 डेज, उन 60 डेज में ये जरूरी है कि 60 दिन और कोई काम बंद करके केवल खेती का काम, फसल की कटाई का काम किया जाए, इसका भी प्रावधान किया गया है। और साथ में इसमें इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना के तहत लिया गया है। ये करना ही पड़ेगा, एक नया एडिशन इस एक्ट में किया गया है मित्रों। और तीसरी चीज, बहुत हो हल्ला कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मित्र, लोकसभा में आप सबने भी देखा होगा, मैं तो साक्षी था उसका, और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो ये है, वो कहते हैं जी कि आपने तो अब 60-40 कर दिया, पहले 90-10 था, अब आपने 60-40 कर दिया। मुझे ये बताइए, जो सफिशिएंट स्टेट्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनेगी? पहले 90 केंद्र करता था, 10 प्रदेश करता था। और आप सब जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो उनका 10% हिस्सा है वो भी नहीं देते हैं। लेकिन केंद्र ने इसकी जवाबदेही तय करते हुए अब प्रदेशों को जवाबदेह होना पड़ेगा, प्रदेशों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। 60 और 40 की रेशो से काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जितनी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जितने हमारे पहाड़ी प्रदेश हैं, उनके लिए आज भी 90 और 10 का ही अनुपात है, और हिमाचल भी उनमें से एक है। अब ये बताइए कि किस चीज का प्रलाप कर रहे हैं ये हमारे कांग्रेसी मित्र। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार से। हिमाचल को उसी अनुपात से राहत मिलेगी जैसे मिलती रही है। 90% हिमाचल में अब भी केंद्र ही करेगा, केवल 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश को करना पड़ेगा। और जितने हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्व राज्य हैं, क्योंकि वो बड़े छोटे राज्य हैं, बहुत छोटे राज्य हैं, उनका भी ध्यान रखा केंद्र की सरकार ने। उनके ऊपर अतिरिक्त भार नहीं। जो सेल्फ सफिशिएंट स्टेट्स हैं उनको 60-40 के तहत लिया गया है, और उसके पीछे भी कारण केवल यह है अकाउंटेबिलिटी। आपको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और उसका नुकसान क्या था? उसका नुकसान था फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, सबसे बड़ा कारण था। वो नहीं होगा। अब जब 40% उनको देना पड़ेगा तो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन नहीं होगा। योजनाओं की उत्पादकता नहीं थी, वो क्वालिटी नहीं थी। उस क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके लिए केंद्र स्तर पे मॉनिटरिंग कमेटी का निर्माण किया गया। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है नेशनल लेवल की। जो जितनी भी बीबीजी रामजी की जो योजनाएं बनेंगी, उसकी निगरानी के लिए केंद्र से स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण हुआ है। वैसे ही स्टेट में भी स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण हुआ है। अब धांधलेबाजी, कुछ भी कर जाओ, जहां आपकी सरकारें हैं, कुछ भी कर लो, कहीं भी डाइवर्शन कर दो, वो अब नहीं होगा। इसके लिए केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस एक्ट में ये छोटे छोटे बदलाव किए हैं। उससे क्वालिटी आएगी, उत्पादकता बढ़ेगी, सस्टेनेबल इकोनॉमी बनेगी, गांव की इकोनॉमी बनेगी। गांव के
जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं कि गांव के विकास का मॉडल क्या होगा। दे आर सपोज टू डू देमसेल्व्स ओनली। उनको ही इस विषय में विचार करना पड़ेगा और इस विषय में वही निर्णय करेंगे। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, मुझे लगता है, ये जो यहाँ पे ये लाया गया है, जो विधेयक लाया गया है। और अंत में मैं आपसे एक तो मैं तुलना करूँगा, क्योंकि बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं हमारे, और मैं तो सुन रहा था यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने हैं, मैं उनको आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी देता हूँ कांग्रेस के। वो कह रहे हैं हम तो सड़कों पे उतरने वाले हैं। तो मैं तुलना कर रहा हूँ, तुलना बता रहा हूँ, तो अब किस लिए वो सड़कों पे उतरने वाले हैं, ये मेरा प्रश्न होगा उनसे। और एक चीज़ और, जो अकुशल शारीरिक श्रम है उसके लिए जो मजदूरी की दरें हैं उनको अब केंद्र सरकार द्वारा ही अधिसूचित किया जाएगा। उसको केंद्र सरकार ही नोटिफाई करेगी। लेकिन जब तक पृथक दरें अधिसूचित नहीं की जाती हैं तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लागू मजदूरी दरें ही जारी रहेंगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और मैंने पहले कहा कि जहां पात्र आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है वहां राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व होगी। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। पहले ये केंद्र पर करते थे, अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और मैंने कहा कि 100 दिन में केवल 50 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 के 125 दिन ही रोजगार देना पड़ेगा उनको। और अगर नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देना भी जिस प्रदेश में ये योजना चल रही है उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होगी। चाहे वहां हमारी सरकार है वो देखेगी, विपक्ष की सरकार है तो वो देखेगी। और मैं थोड़ी सी आपसे तुलना करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि ये इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं हमारे विपक्षी मित्र। ये जो महात्मा गांधी नरेगा था उसमें मैं तुलना कर रहा हूं 2006-07 से 2013-14 जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और 2014-15 से 24-25 जब हमारी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 11 वर्षों से सरकार काम कर रही है उसकी मैं थोड़ी तुलना आपके सामने करना चाहता हूं कि जो बड़ी हाय तौबा कर रहे हैं उनके समय क्या हुआ और हमने 11 वर्षों में क्या किया, ये मैं थोड़ी तुलना करना चाहता हूं। कुल सृजित श्रम दिवस, वर्किंग डेज कितने थे 2006-07 से 13-14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी? 1660 करोड़। और जब हमारी सरकार बनी 3210 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। क्या कांग्रेस के मित्र इसलिए सड़कों पे उतर रहे हैं कि हमारे समय में 1660 करोड़ श्रम दिवस थे, मोदी जी ने 3210 कर दिए, ये अच्छा नहीं किया इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं? ये प्रश्न है मेरा। रिलीज की गई केंद्रीय निधि 2006-07 से 2013-14 तक जब यूपीए की सरकार थी 2,13,220 करोड़। यूपीए के समय की 2,13,220 करोड़। हमारी जब सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में 14 से लेके 25 तक 8,53,810 करोड़, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। क्या इसके लिए वो सड़कों पे उतर रहे हैं कि हमने जितना दिया आपने उससे 4 गुना अधिक दे दिया, ग्रामीण रोजगार के लिए निधि दे दी? ये हमें अच्छा नहीं लग रहा इसलिए हम सड़कों पे उतर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। पूर्ण कार्यों की संख्या, जो काम इस योजना के तहत पूरे हुए
2006-07 से 2013-14 तक जब यूपीए की सरकार थी 153 लाख 153 लैक्स, और 2014 से 2025 तक जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे 862 लाख, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। इसके लिए मेरे कांग्रेसी मित्र सड़कों पे उतर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। व्यक्तिगत पर्सनल एसेट्स जो बने, उनका जो निर्माण हुआ 2006-07 से 2013-14 तक यूपीए की सरकार में 17.6%, आई रिपीट 17.6%, 2014 से 24-25 तक जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 62%, 95%। ये तो मैं भूल ही रहा हूं कि कितने गुना बढ़ गया। और राहुल गांधी जी लोकसभा में हाय तौबा कर रहे थे, इंडिया अलायंस हाय तौबा कर रहा था लोकसभा में, और अब कांग्रेस के मित्र सड़कों पे उतर रहे हैं क्योंकि मोदी जी इतना काम कर क्यों दिया अपने गांव के रोजगार के लिए। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। नरेगा सॉफ्ट में आधार सीडिंग इसलिए की जाती है ताकि डबलिंग ना हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। उसमें देखिए जनवरी 2014 में 12.12 लैक्स और यहां 76 लैक्स हमारे समय में। सीधे कामगारों के खातों में मजदूरी जो मोदी जी के आने पे शुरू हुई थी, इनके समय में उपलब्धि नहीं है। देयर इज नो रिकॉर्ड एट ऑल। 2006-07 से 13-14 तक कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है कि कैसे किसके खाते में कितने पैसे आए। और यहां देखिए 28 राज्यों और 5 संघ राज्यों के क्षेत्रों में यह काम हुआ है, रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि मोदी जी पारदर्शिता लेकर आए हैं इस योजना में। अब इस योजना में घपलेबाजी नहीं हो सकती, इस योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसके लिए वो अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। और महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो वहां के जो एसेट बने थे, जो नरेगा में जो एसेट बने थे, उसकी जियो टैगिंग। अब जियो टैगिंग क्यों की जाती है? जियो टैगिंग केंद्र तक जाती है कि जिस योजना के लिए पैसा दिया गया कि उस योजना में लगा कि नहीं लगा, वो वहां तक डैशबोर्ड में जाती है, केंद्र के डैशबोर्ड में, स्टेट के डैशबोर्ड में आती है। जियो टैगिंग की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। 2006-07 से 2013-14 तक ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। मैं जो मर्जी करते रहो, राम राज्य है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रावधान नहीं था। और जब मोदी जी 2014-15 से 25 तक देश के प्रधानमंत्री बने, पब्लिक डोमेन में 6.44 करोड़ से ज्यादा एसेट को जियो टैगिंग की गई है। यह मैं आपके सामने तुलना कर रहा हूं। क्यों इस विधेयक में परिवर्तन की आवश्यकता थी? और इनके 10 सालों में और हमारे 11 सालों में मैंने सारी तुलना, जो इस योजना पर आधारित तुलना है, मैंने आपके सामने की। इसलिए अंत में मैं यही प्रश्न केंद्र में राहुल गांधी जी से कर रहा हूं और यहां आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कर रहा हूं। क्या महात्मा गांधी जी के बुत के नीचे किस लिए अनशन पर बैठ गए? केवल दिखाने के लिए?
मैं तो ये सारा चिट्ठा आपके सामने रख रहा हूं। क्या वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है जो नरेंद्र भाई मोदी ने 11 वर्षों के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप सड़कों पर उतर रहे हो? तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और मैं चाहता हूं कि आप सब जितने चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी मैं बड़े जोरदार शब्दों में ये प्रश्न कांग्रेस की सरकार से करता हूं।